हेलो दोस्तों, BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। 350 बिलियन डॉलर। मतलब अगर आज के हिसाब से देखें ना, तो इतनी बड़ी रकम दिमाग को बिल्कुल सुन्न कर देती है। बिल्कुल, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हाँ, और अब बस ये सोचे कि कोई इंसान इतनी अपार संपत्ति सिर्फ इसलिए दान कर दे क्योंकि उसका मानना है कि अमीर मरना एक बहुत ही शर्मनाक बात है। सही बात है। ये विचार ही अपने आप में बहुत क्रांतिकारी लगता है। है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही जीवन के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1848 में। स्कॉटलैंड से अमेरिका के तट पर एक 12 साल का बच्चा उतरता है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जेबें पूरी तरह से खाली हैं और अंग्रेजी के नाम पर उसे सिर्फ कुछ टूटे फूटे शब्द ही आते हैं। और वो एक कॉटन फैक्ट्री में काम करना शुरू करता है। एग्जैक्टली, जहां हफ्ते भर की हार्ड तोड़ मेहनत के बाद उसे मिलते हैं सिर्फ $1.20। लेकिन 1901 आते आते वही लड़का अपनी खुद की बनाई स्टील कंपनी को बेचकर अमेरिका का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। हम बात कर रहे हैं एंड्रयू कार्नेगी की। पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है और फिर अचानक से सब कुछ बदल जाता है। हाँ, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वो द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ जैसी विचारधारा के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी बन जाता है। इस पूरी रिसर्च में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे कोई जादू नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक बेहद क्रूर और सटीक रणनीति थी। और उस रणनीति को समझने के लिए ना, हमें उस शुरुआत को समझना होगा जो किसी अमेरिकन ड्रीम से प्रेरित नहीं थी। मतलब स्कॉटलैंड के डनफर्मलिन में उनके पिता एक हैंडलूम बुनकर थे। जी, जो हाथों से कपड़े बुनते थे। हाँ, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति ने जोर पकड़ा और मशीनी करघे यानी पावर लूम्स आए, तो उनके पिता का व्यवसाय रातों रात खत्म हो गया, एकदम तबाह हो गया। बिल्कुल। तो ये अमेरिका जाने का कोई खुशी भरा फैसला नहीं था, ये शुद्ध रूप से भूखमरी से बचने की जद्दोजहद थी। पिट्सबर्ग पहुंचने के बाद युवा कार्नेगी ने जो भी काम किए, वे बस अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई का हिस्सा थे। कॉटन फैक्ट्री में बॉबिन बॉय से लेकर एक टेलीग्राफ ऑपरेटर तक का काम उन्होंने किया। राइट। लेकिन यहाँ पर ना एक ऐसा पैटर्न उभर कर आता है जो कार्नेगी को बाकी सभी मजदूरों से बिल्कुल अलग करता है। वो कैसे? देखिए, जब वो टेलीग्राफ संदेश वाहक के रूप में काम कर रहे थे तो उनका काम सिर्फ संदेश पहुंचाना था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने टेलीग्राफ की टिक टिक की आवाज को सुनकर ही संदेश पढ़ना सीख लिया। अरे वाह! उस दौर में जो ऑपरेटर होते थे वो मशीन से निकलने वाले कागज के टेप को पढ़कर संदेश डिकोड करते थे, लेकिन कार्नेगी ने उस टिक टिक की आवाज को ही अपनी भाषा बना लिया। ये तो बहुत ही असाधारण बात है। मतलब अगर इसे आज के कॉर्पोरेट ढांचे से समझा जाए तो ये एक ऐसे इंटर्न की तरह है जिसे सिर्फ फाइलें छांटने का काम मिला है। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। लेकिन वो इंटर्न छिपकर ये पढ़ रहा है कि कंपनी के सीईओ किन रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। जब कार्नेगी टेलीग्राफ के तार सुन रहे थे तो असल में पिट्सबर्ग के सबसे बड़े व्यापारियों के संवाद सुन रहे थे। एग्जैक्टली। वो समझ रहे थे कि व्यापार कैसे काम करता है, सौदे कैसे होते हैं और बाजार की नब्ज क्या है। हाँ, और इसी व्यावसायिक समझ ने ना उनके लिए पेंसिल्वेनिया रेलमार्ग के दरवाजे खोले, जो उस समय की बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। वहां थॉमस स्कॉट नाम के एक बहुत ही प्रभावशाली अधिकारी ने इस युवा लड़के की प्रतिभा को पहचाना और उसे अपना निजी सचिव बना लिया। रेलवे उस समय की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक इंडस्ट्री थी। आप समझ लीजिए कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के बराबर थी। राइट। और रेलवे के अंदर काम करते हुए कार्नेगी ने यह सीख लिया कि बड़े पैमाने पर व्यापार का प्रबंधन आखिर किया कैसे जाता है। लेकिन देखिए, ज्ञान इकट्ठा करना एक बात है और उस ज्ञान के दम पर बड़ा दांव खेलना बिल्कुल अलग बात है। हाँ, वो तो है। थॉमस स्कॉट ने कार्नेगी को एडम्स एक्सप्रेस कंपनी के शेयर खरीदने की एक बेहद गोपनीय सलाह दी। अब समस्या ये थी कि कार्नेगी के पास निवेश करने के लिए पैसे ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। तो उन्होंने जो किया वो उनके निडर स्वभाव को दर्शाता है। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर जो एक छोटा सा घर था उसे गिरवी रख दिया। और ये कोई सामान्य रिस्क नहीं था। बिल्कुल नहीं। मतलब अगर वो दांव उल्टा पड़ जाता तो उनका परिवार पूरी तरह से सड़क पर आ जाता।
लेकिन इसके पीछे सिर्फ आंख मूंद कर लिया गया जोखिम नहीं था, वो कैसे? क्योंकि कार्नेगी रेलवे के अंदर बैठे थे। उन्हें पता था कि एडम्स एक्सप्रेस कंपनी रेलवे के साथ एक बहुत बड़ा और लाभदायक अनुबंध करने वाली है। अच्छा, तो ये एक तरह का इनसाइडर ज्ञान था। बिल्कुल, ये वो ज्ञान था जिस पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। और जब उस निवेश से पहला डिविडेंड यानी लाभांश का चेक उनके हाथ में आया, तो उस कागज के टुकड़े ने उन्हें यह सिखा दिया कि पैसा खुद पैसा कमा सकता है। मतलब मेहनत से कमाए गए वेतन और निवेश से कमाए गए लाभांश के बीच का ये अंतर उनके लिए एक यूरेका पल था। हाँ, एकदम। लेकिन इस वित्तीय सूझबूझ के समानांतर एक और चीज चल रही थी जिसने उनके दिमाग की वायरिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। इस पूरी चर्चा में एक नाम बहुत अहम मुकाम रखता है, कर्नल जेम्स एंडरसन। हाँ, कर्नल एंडरसन की भूमिका बहुत बड़ी है। वो पिट्सबर्ग के एक नागरिक थे जिन्होंने काम करने वाले गरीब युवा लड़कों के लिए अपनी 400 किताबों की निजी लाइब्रेरी हर शनिवार को खोलने का फैसला किया था। और युवा कार्नेगी हर हफ्ते वहां जाते थे। बिल्कुल। अब आज के समय में 400 किताबें शायद बहुत कम लगें, लेकिन 1850 के दशक में एक गरीब मजदूर लड़के के लिए इतिहास, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र की किताबों तक पहुंच होना, ये सीधे तौर पर बौद्धिक पूंजी तक पहुंच होना था। सही बात है। उन किताबों ने कार्नेगी को सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें उन शक्तिशाली लोगों के स्तर पर सोचना सिखाया जिनके साथ वो बाद में व्यापार करने वाले थे। ये सोचना ही कितना अद्भुत है ना, कि 400 किताबों का एक कमरा किसी इंसान को दुनिया जीतने के लिए कैसे तैयार कर सकता है। एकदम सही कहा। और यहीं से कहानी उस दिशा में मुड़ती है जिसने कार्नेगी को सिर्फ एक अमीर आदमी से एक औद्योगिक टाइटन में बदल दिया। उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ी और स्टील के व्यवसाय में उतर गए। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक और स्टील कंपनी नहीं खोली, उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन की उस रणनीति को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया के व्यापारिक समीकरण ही बदल दिए। हाँ, ये वर्टिकल इंटीग्रेशन यानी ऊर्ध्वाधर एकीकरण, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एक विचार ने $350 बिलियन का साम्राज्य खड़ा किया था। तो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बिल्कुल। उस समय की आम व्यावसायिक सोच ये थी कि आप एक काम करें और बाकी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहें। जैसे एक स्टील बनाने वाली कंपनी कच्चा लोहा किसी खदान मालिक से खरीदती थी, कोयला किसी और से लेती थी और माल ढुलाई के लिए रेलवे को पैसे देती थी। मतलब हर कदम पर कोई ना कोई अपना मुनाफा, अपना मार्जिन जोड़ रहा था। एग्जैक्टली। तो इसे एक किले के उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। कार्नेगी ने एक ऐसा आर्थिक किला बनाया जहां से एक भी पैसा बाहर नहीं जा सकता था। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो खदान से कच्चा लोहा खरीदने के बजाय पूरी खदान ही खरीद लें तो वो बिचौलिए का मुनाफा बचा लेंगे। बहुत स्मार्ट। उन्होंने कोयले की खदानें खरीदी, उन्होंने उन जहाज़ों और रेल की पटरियों को भी खरीद लिया जो उस कच्चे माल को उनकी फैक्ट्रियों तक लाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन के नीचे से कच्चा लोहा निकलने से लेके तैयार स्टील के बाजार में बिकने तक पूरा का पूरा इकोसिस्टम उनके नियंत्रण में था। और इसका जो गणितीय परिणाम था वो बहुत भयानक था। वो कैसे? इस व्यवस्था के कारण कार्नेगी की उत्पादन लागत उनके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 30 से 40% तक कम हो गई। बाप रे, 40%? हाँ, अब जब बाजार में किसी उत्पाद की लागत इतनी कम हो तो वो व्यक्ति कीमतों को इतना नीचे गिरा सकता है कि बाकी सारी कंपनियां दिवालियां हो जाएं। और कार्नेगी ने ठीक यही किया। बिल्कुल। आज अगर हम Amazon को देखें तो वो सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है। हाँ, उनके पास अपने खुद के सर्वर है। AWS, बिल्कुल। उनके पास खुद के डिलीवरी ट्रक और हवाई जहाज है। एप्पल का भी यही हाल है। हाँ, एप्पल अपने फोन के अंदर खुद के डिजाइन किए हुए चिप्स लगाता है और खुद के स्टोर से बेचता है। कार्नेगी ने इस मॉडल को एक सदी पहले ही सिद्ध कर दिया था। ये तो है, लेकिन ये एकाधिकार सिर्फ संपत्तियां खरीदने तक सीमित नहीं था। एक और तंत्र था जिसने उनकी सफलता को अप्रत्याशित बना दिया, और वो था तकनीक का सबसे पहले और सबसे बेहतर इस्तेमाल। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। इंग्लैंड की एक यात्रा के दौरान उन्होंने बेसिमर प्रक्रिया को देखा। उस समय तक स्टील बनाना बहुत महंगा था और बहुत कम मात्रा में बनता था। लेकिन इस बेसिमर प्रक्रिया ने लोहे में हवा फेंककर उसकी अशुद्धियों को जलाना संभव कर दिया, जिससे स्टील का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता था। और उन्होंने तुरंत इस तकनीक को अपना लिया। हाँ, ये वो समय था जब अमेरिका का निर्माण हो रहा था, रेलवे का विस्तार हो रहा था, बड़े बड़े पुल बन रहे थे और गगनचुंबी इमारतें आकार ले रही थीं। और इन सब को स्टील की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल। और कार्नेगी वो स्टील सबसे तेज और सबसे सस्ता दे सकते थे। इसके साथ ही वो अपने कारखानों की अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब को लेकर एक तरह के जुनून से ग्रसित थे। अच्छा। उनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत था कि लागत पर नजर रखो
मुनाफा अपना ख्याल खुद रख लेगा। वो हर एक टन स्टील पर खर्च होने वाले पैसे का हिसाब दशमलव के 3 अंकों तक रखते थे। दशमलव के 3 अंकों तक? मतलब अगर कोई मैनेजर किसी महीने 1 पैसा भी ज्यादा खर्च कर देता तो कार्नेगी उससे जवाब मांगते थे। एग्जैक्टली। ये एक तरह की चरम सीमा थी। और सबसे खतरनाक रणनीति तब सामने आती थी जब बाजार गिरता था। मतलब जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती थी, जिसे उस दौर में पैनिक कहा जाता था। हाँ। तब बाकी सारे व्यवसायी डर के मारे अपने कारखाने बंद कर देते थे और नकदी बचाकर बैठ जाते थे। लेकिन मंदी कार्नेगी का सबसे पसंदीदा समय था। क्यों? क्योंकि जब हर चीज के दाम जमीन पर होते थे, मजदूर सस्ते होते थे और कच्चा माल कौड़ियों के भाव मिलता था, तब कार्नेगी आक्रामक रूप से अपने कारखानों का विस्तार करते थे। वो नई और बेहतर मशीनें लगाते थे। बिल्कुल। और जब मंदी खत्म होती और बाजार में अचानक स्टील की मांग बढ़ती, तो बाकी कंपनियां उत्पादन शुरू करने की स्थिति में ही नहीं होती थी, जबकि कार्नेगी के कारखाने पूरी क्षमता से चल रहे होते थे। हाँ, मंदी के दौरान किए गए इस विस्तार ने उन्हें बाजार ने अजेय बना दिया। ये सारी रणनीतियां एक बेहद कुशाग्र दिमाग की तस्वीर पेश करती हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा विरोधाभास नजर आता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कौन सा? एक तरफ वो व्यक्ति है जो दशमलव के तीसरे अंक तक लागत घटा रहा है, और लागत घटाने का सीधा मतलब था मजदूरों की मजदूरी कम करना। सही बात है। उनके कारखानों में काम करने की स्थितियां बेहद खतरनाक थीं। लोग 12-12 घंटे हफ्ते के 7 दिन भट्टियों के सामने काम करते थे। 1892 की होमस्टेड स्ट्राइक जैसी घटनाएं इसका प्रमाण है, जहां मजदूरों और प्रबंधन के बीच हिंसक और खूनी संघर्ष हुआ। हाँ, वो एक बहुत ही क्रूर पूंजीपति थे। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरी छवि को एकदम उलट देता है। और वो मोड़ है 1889 में प्रकाशित उनका निबंध द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ। इस निबंध ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। इसमें उन्होंने क्या कहा था? इसमें कार्नेगी ने तर्क दिया कि अत्यधिक संपत्ति व्यक्तिगत भोग विलास के लिए नहीं है। उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति अमीर मरता है वो समाज द्वारा अपमानित होकर मरता है। ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। उनका स्पष्ट मानना था कि एक व्यक्ति को अपने जीवन का पहला आधा हिस्सा पैसा कमाने में लगाना चाहिए और दूसरा आधा हिस्सा उसे समाज को वापस देने में। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब मैं सोच रही थी कि जिस इंसान ने पैसा बचाने के लिए अपने मजदूरों की मजदूरी काटी, यूनियनों को कुचला, वही इंसान अचानक से अपनी दौलत लुटाने क्यों लगा? क्या ये जीवन के अंतिम वर्षों में आया कोई गहरा अपराध बोध था, या फिर ये एक अजीब तरह का अहंकार था, जहां उन्हें लगता था कि वो आम मजदूरों को ज्यादा वेतन देने के बजाय खुद तय करेंगे कि वो पैसा समाज की भलाई के लिए कैसे खर्च होना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, लेकिन ऐतिहासिक डेटा को गहराई से देखने पर पता चलता है कि वो सीधे तौर पर चैरिटी या भीख देने के सख्त खिलाफ थे। अच्छा। हाँ, वहाँ का मानना था कि अगर आप किसी व्यक्ति को मुफ्त में पैसा देंगे तो वो उस पैसे को बर्बाद कर देगा। इसके बजाय वो समाज में सीढ़ियां बनाना चाहते थे। सीढ़ियां? मतलब अवसर? एग्जैक्टली। एक ऐसी व्यवस्था जहां अगर कोई व्यक्ति खुद को ऊपर उठाना चाहता है तो उसे अवसर मिले, और यहीं पर कर्नल एंडरसन की उस छोटी सी लाइब्रेरी का प्रभाव दिखाई देता है। ओ, अब समझ आया। मतलब 400 किताबों वाले उस कमरे का कर्ज चुकाने का समय आ गया था। बिल्कुल। कार्नेगी ने अपनी $350 बिलियन की संपत्ति का 90% से अधिक हिस्सा दान कर दिया, लेकिन उन्होंने ये पैसा सीधे लोगों के बैंक अकाउंट्स में नहीं डाला। नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में 2500 से अधिक सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। ये वाकई अद्भुत है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के हर उस छोटे शहर को एक भव्य लाइब्रेरी दी जिसने उसके रखरखाव की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा उन्होंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी जैसे विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की। हाँ, उन्होंने शांति के लिए कानमेड़ वाली फाउंडेशन बनाए। उनका दर्शन बहुत साफ था कि अज्ञानता सबसे बड़ी गरीबी है और ज्ञान सबसे बड़ी दौलत। राइट। वो आने वाली पीढ़ियों को वही बौद्धिक पूंजी देना चाहते थे जिसने एक गरीब स्कॉटिश लड़के को अमेरिका का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया था। ये विरोधाभास ही इस कहानी को इतना प्रासंगिक बनाता है। मतलब एक इंसान जो व्यापार की दुनिया में एक निर्मम शिकारी था, वो परोपकार की दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा बन गया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये एक केस स्टडी है। अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के अहम पहलुओं को एक साथ रखें तो सफलता के जो तंत्र समझ में आते हैं वे हैं बिना रुके सीखते रहना और उस ज्ञान को बेखौफ होकर जमीन पर उतारना। एकदम सही। अपनी इंडस्ट्री के हर छोटे बड़े हिस्से को समझना, बिचौलियों को खत्म करके पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेना।
और जब पूरी दुनिया डर कर पीछे हट रही हो तब आक्रामकता के साथ आगे बढ़ना, ये वो नियम है जिन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन को जन्म दिया और 19वीं सदी के व्यापार को आधुनिक कॉर्पोरेट ढांचे में बदल दिया। और अंत में द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ का वो सिद्धांत जो आज भी उतना ही चुभता है जितना 1889 में चुभता था, हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में जब तकनीक के क्षेत्र में हमारे पास ऐसे कई खरबपति हैं जिन्होंने बिल्कुल कार्नेगी जैसी निर्ममता और वर्टिकल इंटीग्रेशन के साथ अपार संपत्ति जमा कर ली है, तो क्या उन आधुनिक दिग्गजों में वो हृदय परिवर्तन संभव है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या आज का कोई कारोबारी साम्राज्य का मालिक जिसने अपने प्रतिस्पर्धियों को कुचल दिया हो, अपने जीवन के अंत में ये कह सकता है कि अमीर मरना शर्मनाक है और अपनी 90% से अधिक दौलत बिना किसी शर्त के समाज को लौटा सकता है? ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल। एंड्रू कार्नेगी की विरासत सिर्फ उनके द्वारा बनाए गए पुस्तकालयों में नहीं है, बल्कि इस एक चुभती हुई सवाल में है जो वो आज के हर उस इंसान के लिए छोड़ गए हैं जो अपार सफलता के पीछे भाग रहा है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सच में गंभीरता से मंथन किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। BYK के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।